दो अक्षर का शब्द है लक, ढाई अक्षर का शब्द है भाग्य, तीन अक्षर का शब्द है नसीब और 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत। 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने काफी छोटा होता है। जिन चारों अक्षर की हमने बात किया, ये चारों के चारों अक्षर जो है, एक 4 अक्षर का शब्द है मेहनत, इसके सामने ये चारों के चारों शब्द छोटा पड़ता है। तो दोस्तों, हमें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लक, भाग्य, तकदीर साथ उसी का देता है जो मेहनत करता है। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो हो सकता है कि भाग्य आपके भरोसे बैठे हो कि कब ये मेहनत करेगा और हम इसके साथ चलेंगे। आइए दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10 का और साथ में STET जो आने वाला है आप लोग का, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, ये खासकर क्लास 10 वालों के लिए है और STET वालों के लिए एक धांसू क्लास होगा आपका। इसका तरीका होगा कि सबसे पहले हम आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे, फिर एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से आप बनाएंगे चंद सेकेंडों में, इन सारी चीजों को हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी पूरी जानकारी, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आइए पहले इसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं, फिर आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से कैसे परिमेय संख्या पहचानना है, कैसे अपरिमेय संख्या पहचानना है, इन सारी चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। और मेरा नारा है इस बार का, जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, अब की बार 50 में 50 यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो 50 में 50 मार्क्स लाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, निश्चित रूप से आप उस मुकाम को हासिल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है ये नंबर सिस्टम आखिर है क्या, यानी संख्या पद्धति। कुल जितनी संख्याएं हैं, सभी संख्या का जो एक समूह है, सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। अब देखिए, संख्या पद्धति का जो सिस्टम है किस तरीके से सजाया गया है आपको पता चलेगा। यहां से पूरा सिस्टम को हम सजाकर लिखे यहां पर। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहला जो 2 संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या और एक दूसरा आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या है। बहुत आसान चीज है, जितनी भी संख्याएं जिसका आप यूज करते हो अपनी जिंदगी में, जिसका भी यूज कर रहे हो, ये आपका सबके सब कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्याएं हैं जिसका आप यूज कर रहे हैं, सबके सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहां पर एक और डिफिनीशन है वास्तविक संख्या का। देखिए, यहां से पता चलेगा आपको वास्तविक संख्या किससे बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कोलेक्शन से वास्तविक संख्या बना है। तो आपको मालूम रहेगा तब ना कि आखिर परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वो तो बाद की बात है। ठीक है, ये तो बाद में आता है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अभी आपको इतना जानना है कि वास्तविक संख्या यानी जितनी भी संख्या का आप प्रयोग करते हैं आप अपनी जिंदगी में, सबके सब आपका कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है। अब दूसरा कंसेप्ट आपको यह समझना है कि देखिए, वास्तविक संख्या यदि x² का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, ये बातें समझने की जरूरत है आपको। जो STET वाले हैं उनको ये बात समझने की जरूरत है कि जो संख्या यदि उसका वर्ग 0 से बड़ा हो, ठीक है, यानी मान लिया जाए कि संख्या को यदि हम x² मानते हैं, तो यदि किसी संख्या का वर्ग 0 से ज्यादा हो, ठीक है, तो वह संख्या जो है आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। 0 से ज्यादा कहने का क्या मतलब है, किसी संख्या का वर्ग 0 से ज्यादा कहने का क्या मतलब है कि वह कोई भी संख्या हो, ठीक है, यदि उसका वैल्यू 0 से ज्यादा है, वर्ग 0 से ज्यादा है, वो सबके सब कौन सी संख्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि उस संख्या की बात करते हैं जिसका मान 0 से ज्यादा है, जिसके वर्ग का मान 0 से ज्यादा है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -1/2, इसका वर्ग करके देखिए कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, एक संख्या ले लीजिए -1, वर्ग करके देखिए कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। ले लीजिए √2, वर्ग करके देखिए कितना के बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं, ठीक है, सबका यदि आप वर्ग करेंगे तो वह जो होगा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब 0 से ज्यादा होगा तो वह सभी के सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होगी, आपका वास्तविक संख्याएं होगी। तो ये देखिए, तो आपको सीधा समझना है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, तो वह सबके सब आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। अब समझते हैं काल्पनिक संख्या।
तो देखिए काल्पनिक संख्या में क्या है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस वाली संख्या, यानी यदि इसको आप देखते हैं डिफिनेशन के रूप में तो यह कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग 0 से छोटा हो जाए, संख्या को हम एक समान यहां पर, यदि किसी संख्या का वर्ग 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो वो सबके सब संख्या आपको कौन सी संख्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाता है। अब समझिए कि किसी संख्या का वर्ग 0 से छोटा कहने का क्या मतलब, कि किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे और वह संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। अच्छा बताइए कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ऋणात्मक होगा? हाँ है। वह कौन सी संख्या है, तो देखिए रूट अंडर -1, इसका स्क्वायर आप कीजिए, स्क्वायर से रूट काट लीजिए, मानते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 के बराबर ना, -1 के बराबर। तो यहां पर जो है जितनी भी रूट के अंदर माइनस वाली संख्या लग के आएगी, ठीक है, वो सबके सब आपका कौन सा संख्या होगा, तो काल्पनिक संख्या होगा। जिस संख्या की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वाकई में इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत है। अभी आपको सीधा समझना है, काल्पनिक संख्या समझना है तो उसके लिए आपको यह समझना है कि कालर खरा अंदर छुरा काल्पनिक संख्या। देखिए ये कालर खरा यानी रूट अंदर छुरा, अंदर में आपका संख्या जो रहेगा वह क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो वह आपका काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। यानी रूट के अंदर माइनस वाली संख्या काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए जब ये दो संख्याएं आपको समझ में आ गया, काल्पनिक संख्या, अब यहां पर काल्पनिक संख्या का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, ये नालायक था और इसका शादी ब्याह नहीं हुआ तो इसका कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर समझते हैं कि वास्तविक संख्या के जो है दो यहां पर पार्ट हैं, यानी वो दोनों पार्ट आपका कौन है, तो एक है आपका अपरिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल से समझना है इस चैप्टर में, तो समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। यहां पर हम इसका मोटा मोटी डिफिनेशन बताते हैं जो बहुत ज्यादा चलेबुल है, लेकिन इसके बारे में हम आपको और डीपली बताएंगे अभी इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, एक सिंपल सा इसका हम एग्जांपल क्या बोलते हैं डिफिनेशन देते हैं आपको कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात बटा में 0 नहीं होना चाहिए। यानी यदि किसी संख्या को आप p बटा q के रूप में लिखते हैं जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सबके सब आपका कौन सी संख्या है, वो सबके सब आपका परिमेय संख्या है। और वैसी संख्या जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख, वह सबके सब आपका परिमेय संख्या है। और वैसी संख्या जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो सबके सब कौन सी संख्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जिसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वो सबके सब कौन सी संख्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। कुछ एग्जाम्पल इसका यदि लेते हैं तो कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 1/2, 2/3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 16, ठीक है, ये सबके सब आपका कौन सी संख्या है, तो ये सबके सब परिमेय संख्या है। और यदि अपरिमेय संख्या के बारे में देखा जाए तो रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, 1 आपका हो जाएगा 4, 1, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपका कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया। फिर यहां समझते हैं कि परिमेय संख्या के यहां पर 3 पार्ट है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, ठीक है। वह कौन कौन सा है तो समझिएगा। एक है आपका पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद है प्राकृत संख्या और उसके बाद है आपका पूर्णांक संख्या। तो समझिए कि यहां पर पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। जैसे संख्या तो आप समझते हैं कि 1 से शुरू होती है, ठीक है, संख्या 1 से शुरू होती है और उसी के आगे यदि 0 लगा दिया जाए, ठीक है, यानी गिनती की संख्या के आगे यदि 0 लगा दिया जाए तो वह आपका कौन सा संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। गिनती की संख्या के आगे यदि 0 लगाते हैं तो वह आपका पूर्ण संख्या होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 आगे की ओर बढ़ते जाएगा। गिनती की संख्या के आगे 0 लगाएंगे तो पूर्ण संख्या, और यदि 0 को हटा देंगे तो बन जाएगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर गिनती के क्रम में आगे बढ़ते जाए इन्फिनिटिव, तो वह आपका कौन सी संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। और पूर्णांक संख्या के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ में 0 भी, ठीक है। यहां देखिए ऋणात्मक संख्या यानी इधर ऋणात्मक है -1, -2, -3, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2,
3, 4 ऐसे ही। तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ जीरो को यदि आप कलेक्ट करते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है, यानी इंटीजर नंबर। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तो क्या पूर्णांक संख्या को आप दो भाग में बांट सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या बना कैसे? तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को कलेक्ट करने से। तो यहां पर पूर्णांक संख्या को हम दो भाग में बांटे हैं, वो आपका है निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। इसमें आपका निगेटिव नंबर आएगा यानी माइनस वाली संख्या, और इसमें आपका पॉजिटिव नंबर आएगा अर्थात धनात्मक संख्या आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि यहां पूर्ण संख्या को छोड़कर हम यहां प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं। इसको जो है कुल मिलाकर हमने यहां पर 4 भाग में बांटा है। ठीक है, वो चारों कौन कौन सा है बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आपका है सम संख्या। अब ये सम संख्या क्या है आपको समझने की जरूरत है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। उसके बाद है आपका विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो वह आपका विषम संख्या कहलाता है। यदि यहां पर इसका एग्जाम्पल देखा जाए सम संख्या तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट और भी। विषम संख्या तो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट और भी। इसके बाद है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे। वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे वह आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे वह आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, और 2 जो है आपका सम संख्या है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 क्या है? सम संख्या है। उसके बाद आपका होगा 3, 3 के बाद 5, 7, 11 और भी संख्याएं जो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा वह आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यहां पर 2 के बारे में यदि देखा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और 2 एक सम संख्या भी है। इसलिए यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, फिर भी आपका क्या होगा? 2, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जो भी संख्याएं अब अभाज्य होगा वो सबके सब आपका क्या होगा? विषम होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से और खुद से तो कटेगा ही, उसके अलावा और भी दूसरी संख्या से कटे। ठीक है, यानी जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो। आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो वह भी आपका क्या है? भाज्य संख्या है। अब समझिए कि भाज्य संख्या कहां से शुरू होगी? 1 भाज्य संख्या है? नहीं, 1 तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा तो 1। हाँ, फिर एक बात ये प्रश्न बनता है कि 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? देखिएगा कि 1 के बारे में यदि कहा जाए तो हम आपसे ये कहें कि अभाज्य संख्या होने के लिए या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। तो 1 के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि 1 से भी कटेगा और खुद से कटेगा, तो दोनों एक के बात हुआ ना। या तो 1 से कट रहा है या फिर खुद से कट रहा है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपका 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या की बात हम कर रहे थे कि जो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और उसके अलावा कोई दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और फिर 4 से कटता है। ठीक है, तो ये जो है आपका संख्या कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4, इसके बाद 6, 8, 9, 10, ये सबके सब जो है आपका कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। फिर से समझ लीजिए भाज्य संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, ठीक है, जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और उसके अलावा दूसरी संख्या से भी कटे, वह आपका कौन होता है? भाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली कहा जाए तो भाज्य संख्या कौन है? सबसे पहली भाज्य संख्या 4 और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। 2019 में यह प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, और तो बता दीजिए। अब आपको यहां पर मालूम हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, और यदि दोनों का गुणनफल देखा जाए तो 4 दूना 8 होगा। ठीक है, गलती से भी आप कुछ अलग नहीं बनाएंगे, ठीक ना, नहीं तो गलती होने की पूरी संभावना है। चलिए, तो संख्या के बारे में आपको ये छोटी सी जानकारी हम दी है, और शॉर्टकट में जानकारी इसलिए दे दी है हम ताकि आपको ये 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से जानते होंगे। तो हम यहाँ पर जो है आपको सीधे बताते हुए चले हैं, संख्या के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी आपको। चलिए,
अब हमारा जो मेन मुद्दा है हम उस पर आते हैं। हमारा मेन कार्य है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करना, और इस एक्सरसाइज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो आइए सीधे सीधे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को एकदम उड़ा देना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को देखते ही कैसे पहचान जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है। बस आप देखेंगे क्वेश्चन और बताएंगे कि यही परिमेय संख्या है और यही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको 2-3 चीजें बताएंगे। एक भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपसे नहीं छूटने वाला है। बस पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा एकदम। परिमेय संख्या, सबसे पहली बात तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होना चाहिए, यानी अंश बटा हर के रूप में जो होना चाहिए, और अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। यानी जितना भी बट्टा वाला संख्या है, 1/2, 3/2, 5/7, 7/9 और भी जितनी भी संख्याएं हैं, 5, 7, 2, 8, 6, ये सबके सब आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहचानना बहुत आसान है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सबका सब आपका परिमेय संख्या है, बिल्कुल आसान चीज है। चलिए, प्रॉब्लम कहां से आता है अब हम समझते हैं कि यदि संख्या रूट के अंदर में आ जाए, ठीक है, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यदि संख्या दशमलव के रूप में हो, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो आज इन सारे प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और फिर से एकदम नए तरीके से सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटना। ये तो सिंपल है, जिसको आप आसानी से पहचान जाइएगा। देखिए, अब यदि संख्या रूट के अंदर में लिखा हुआ रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि वह परिमेय है या अपरिमेय है? बहुत आसान है, एकदम आसान है। रूट के अंदर में यदि संख्या है और उसका आप वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, यदि उस संख्या का वर्गमूल आप निकाल लिए तो परिमेय है, यदि वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय है। ठीक है, यदि संख्या का वर्गमूल निकल गया तो परिमेय है, और यदि उसका वर्गमूल नहीं निकला तो क्या है, अपरिमेय है। जैसे मान लिया जाए कि √4, ठीक है, √4, इसका वर्गमूल निकालना आसान है। इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 के बराबर, परिमेय संख्या है। अब देखिए √3, इसका वर्गमूल निकालना संभव है क्या? इसका वर्गमूल निकालना संभव है क्या? पूरा वर्गमूल निकालना संभव है? नहीं है। 1.732 हम इसका मान लेते हैं, लेकिन इसका मान 1.732 से भी ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकाल लेंगे, परिमेय। ठीक है, चलिए, तो रूट वाला तो क्लियर हो गया। मान लिया जाए कि यहां लिखा हुआ है √64, वर्गमूल निकलेगा, परिमेय संख्या। ठीक है, यहां लिखा हुआ है मान लीजिए √5, वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। बस देखते ही आप लिख सकते हैं, देखते ही आप लिख सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है √81, √81/7, तो आपको मालूम है कि 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9, अब बटा में कितना लिखा हुआ है, 7, 9/7, बटा में संख्या आ गया। यह आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल निकाल लिए परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये तो रूट वाला हो गया। यदि संख्या दशमलव के रूप में आ जाए, यदि संख्या दशमलव के रूप में आ जाए, तो वह आपको कैसे पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आइए इसके लिए भी बात करते हैं। देखिए, यदि संख्या दशमलव के रूप में आ जाए तो आपको एक चीज देखना है कि यदि संख्या में दशमलव के बाद, यानी दशमलव भाग का अंत हो जाए, परिमेय। ठीक है, दशमलव भाग का अंत हो जाए तो परिमेय, और यदि दशमलव भाग का अंत नहीं हो तो वह क्या होगा, आपका अपरिमेय। ठीक है, दशमलव भाग का अंत नहीं होगा तो वह क्या होगा, आपका अपरिमेय। जैसे मान लीजिए कि यहां एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं,
मान लीजिए 1.235 दशमलव के भाग का अंत हो गया, यहां जो है 1.235, इसके बाद जो है कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप आसानी से जो है भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको भिन्न के रूप में बदलकर? तो कितना हो जाएगा देखिए था 1235 बट्टा में 1 2 3 यानी 1000। बदलने का तरीका समझिए, बदलने का तरीका कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसके लिए आपको आसान तरीका है, ऊपर वाला ये संख्या को ज्यों का त्यों, ठीक है, संख्या को ज्यों का त्यों। अब समझिएगा, दाहिना से जितने अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे, दाहिना से जितने अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 1 पर उतना ही जीरो सटाएंगे। ठीक है, दाहिना से जितने अंकों के बाद दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 1 पर उतना ही जीरो सटाएंगे। हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो यह जितनी भी संख्याएं हैं जिसके दशमलव भाग का अंत हो गया, वो सबके सब संख्या जो है आपका कौन सी संख्या है? तो वो सबके सब आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यदि मान लिया जाए कि ये आपसे देखा पूछा जाए 1.325 ... 1.325 ... अब देखिए इसके दशमलव भाग का अंत नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद 325 लिखा हुआ है, और ... का क्या मतलब है कि इसके बाद और भी संख्याएं लिखी हुई है, और कितना संख्या लिखा हुआ है आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या इसको आप बटा में बदल सकते हैं? कभी बटा में बदल नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका संख्या होगा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आपको समझ में आया होगा कि यदि संख्या दशमलव के रूप में रहेगा तो आपको चेक करना है, दशमलव के बाद ... नहीं लगा हुआ रहेगा, परिमेय संख्या। दशमलव के बाद ... लगा हुआ रहेगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ... में एक और बात आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 1.235 ... मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, या ... 7 ऐसा लिखा हुआ है, तो यह जो है आपका कौन सी संख्या हो जाएगा? फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों अब पूछ रहे हैं कि क्यों परिमेय संख्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है कि दशमलव के बाद बीच वाली संख्या कुछ ना कुछ है, लेकिन लास्ट वाली संख्या कितना लिखा हुआ है? 7। इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि इसके दशमलव भाग का अंत हो गया है, चाहे जितना अंक के बाद अंत हुआ हो, लेकिन अंत हो गया है। तो जिसके दशमलव भाग का अंत हो गया वह आपका क्या होगा? परिमेय। ... लगा हुआ रहेगा, बाद में यदि संख्या लिख दिया जाए कोई, तो वह आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक और ... की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.35444 ... देखिए यहां पर समझने की जरूरत है, यदि 2.35444 ... आ गया, अब इसका क्या मतलब है कि ये 444 का मतलब है कि ये 444 ही बार बार आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि 2.354 यानी 444 ... आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है। 4 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है। और ये रेकरिंग वाली संख्याएं जो होती है ये परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा हमेशा। रेकरिंग वाली संख्या परिमेय संख्या होगी। रेकरिंग वाली संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और रेकरिंग को पहचानेंगे कैसे? या तो रेकरिंग लगा हुआ रहेगा, ठीक है, और नहीं रेकरिंग लगा हुआ रहेगा तो आपको उस समय एक चीज देखना है कि कोई ऐसी संख्या है जो बार बार लगातार रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार लगातार रिपीट कर रहा है। तो यदि संख्या एक ही संख्या बार बार लगातार रिपीट करके आ रहा है, इसका मतलब है कि वही संख्या के ऊपर क्या होने वाला है? रेकरिंग होने वाला है। और रेकरिंग वाली संख्या जो है आपका कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, रेकरिंग वाली संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो एक बार हम पूरे को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, एक तो आप आसानी से बता सकते हैं जो ये बटा वाला संख्या है जितना, ये सब आपका जो है परिमेय संख्या होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब बात आता है डाउट कहां से? तो डाउट आता है रूट वाला से। तो रूट वाला के लिए हम आपको बता दिए हैं एकदम अचूक और रामबाण तरीका। वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, परिमेय संख्या। वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकला, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया परिमेय, वर्गमूल पूरा नहीं निकला तो क्या होगा? अपरिमेय। नहीं निकला अपरिमेय, निकल गया परिमेय। ठीक है, अब देखिए दशमलव वाला में लोचा है तो उसको ठीक से समझने की जरूरत है। देखिए दशमलव भाग का अंत हो गया, यानी दशमलव के बाद डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, तो वह आपका परिमेय होगा, डेफिनिट, नो डाउट। यदि दशमलव के बाद डॉट 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 लग के आ जाए तो वह आपका जो है अपरिमेय होगा, वह आपका क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद डॉट 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 जो लिखा हुआ है उसके बाद यदि कोई संख्या लिख दिया जाए तो फिर वह आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन कि दशमलव के बाद डॉट 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 तो लगा हुआ है, लेकिन यह भी आपको देखना है कि कहीं कोई एक ही संख्या तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, और यदि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो वह जो संख्या होगा आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और इसलिए परिमेय संख्या होगा क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आप रेकरिंग लगा सकते हैं, और रेकरिंग वाली संख्या को आप आसानी से जो है भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, जो आपको 9th में पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको बदलने नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर देंगे कि रेकरिंग वाली संख्या को किस तरीके से आसानी से भिन्न में बदला जाता है, वो भी एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, डिटेल भी उसका बताएंगे और ट्रिक भी आपको बता देंगे। तो परिमेय और अपरिमेय को इस तरीके से आप छांट सकते हैं। अब सबसे फाइनल बात आपको अब समझना है। क्या समझना है? ठीक से देखिएगा। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि एगो परिमेय संख्या है और एगो अपरिमेय संख्या ले लिया जाए, बात को गौर से समझिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा या भाग कीजिएगा, संख्या हमेशा अपरिमेय होगी। संख्या हमेशा क्या होगी? अपरिमेय, हमेशा वो अपरिमेय संख्या होगी। फिर से एक बार आपको हम बता दें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यदि आपके पास है, ठीक है, चाहे वो जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो, कैसे भी रहेगा वह आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिखे √3, तो आप जैसे ही यहां √3 लिखे तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि √3 इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यह जो है आपका अपरिमेय संख्या है, और इसी में यहां लिख दिए 2, तो इसका क्या मतलब हो गया? 2√3, यानी यह आपका परिमेय संख्या है और यह आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि आप अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, संख्या हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे अपरिमेय संख्या को आप एक सड़ा हुआ आलू की तरह मान लीजिए, और उस सड़े हुए आलू में आप अच्छा आलू मिला दीजिएगा तो वह भी आलू सड़ जाएगा, अच्छा नहीं होगा, सड़ जाएगा। हाँ, यदि सड़े हुए आलू में आप अच्छे आलू को मिलाते हैं तो आलू सड़ जाता है। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या में यदि आप परिमेय संख्या को मिलाते हैं, चाहे वो जोड़ के रूप में मिलाइए, घटाव के रूप में मिलाइए, गुना के रूप में मिलाइए या भाग के रूप में मिलाइए, कैसे भी मिलाइएगा तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय ही होगा, यानी वह भी सड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखे √64 प्लस √3। अब आपको बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, और यदि ये भी आपको अभी तक नहीं आता है तो आप क्यों पढ़ते हैं 10वां में बाबू? 64 का वर्गमूल नहीं आता है तो ठीक है। चलिए 64 का वर्गमूल 8 प्लस कितना? √3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, यानी 8 प्लस √3। जैसे ही यहां पर हम देखेंगे कि ओ सरल का आलू है √3, अपरिमेय संख्या ना, सरल का आलू है, और उसके साथ यहां जो है अच्छा आलू को मिला दिया गया है, तो क्या होगा? आलू सर्वे ना करेगा, यानी जो संख्या बनेगा वह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपके सामने परिमेय अपरिमेय का क्वेश्चन ठोकेगा, आप उसको ठोक दीजिए। आपको वो ठोकेगा, आप उसको ठोक दीजिए। एक भी परिमेय अपरिमेय का क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होने वाला है, और आपके एग्जाम में 2 से 3 अंक का क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक सबसे हिट क्वेश्चन है जिसकी बात कर लेते हैं हम। आपसे खूब पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है? पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है बाबू, इसको क्लियर करते हैं अभी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अब कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और उसका मान 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। तो समझने की जरूरत है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, 3.14 जो हम लोग मानते हैं, ये माना हुआ वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका ये जो वैल्यू है पाई का 3.14 के बाद बहुत लंबा तक जाता है, यानी दशमलव के बाद उसमें डॉट 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 आ जाता है और वही इसका ओरिजिनल वैल्यू है पाई का, ठीक है, वही पाई का ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप समझिए कि यदि पाई का मान दशमलव के बाद डॉट 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 में आता है तो क्या वह परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पाई का जो आप मान निकालेंगे तो आपको उसमें दशमलव के बाद जो है माने लंबा विभाजन होता है, लंबा विभाजन दशमलव के बाद, ठीक है, और उसी को जो है हम लोग मानक रूप में यानी लगभग कहा जाए तो लगभग 22/7 के रूप में मान लेते हैं। तो 22/7 तो यह इसका जो है लगभग मान है और यह बटा के रूप में भी लिखा हुआ है और पूर्णांक संख्या भी है, बटा में 0 भी नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो अब आप बताइए कि पाई जब एक अपरिमेय संख्या है तो पाई/2 कौन सी संख्या है? एकदम निश्चित है कि अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि यह सरा हुआ आलू है, अपरिमेय है, सरा हुआ आलू है, उसके साथ दू निमनका आलू को हम मिला दिए तो वह भी ना सर जाएगा, यानी वह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि 50 में 50 इस बार आएगा, पक्का आएगा। हर एक विद्यार्थी के अंदर वो क्षमता पैदा कर देंगे कि एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा आप, ये पूरी गारंटी हम लेते हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। ऐसा ऐसा कंसेप्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट आपको दिए हैं जो आप आसानी से परिमेय और अपरिमेय में, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया परिमेय है, नहीं निकला अपरिमेय है, दशमलव वाला यदि आ गया, ठीक है, तो देखना है दशमलव के बाद डॉट डॉट है कि नहीं है तो परिमेय है, और यदि दशमलव के बाद डॉट डॉट है तो वह आपका अपरिमेय है। लेकिन वहां पर चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? कि दशमलव के बाद डॉट डॉट के बाद कोई अंक तो ना लिखल है, ठीक है, दशमलव के बाद डॉट डॉट दिया हुआ है लेकिन उसके बाद कोई अंक तो नहीं लिखा हुआ है। यदि उसके बाद अंक लिख दिया तो फिर परिमेय है। यदि कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है अनंत तक तो वह भी आपका परिमेय है, क्योंकि वो रेकरिंग वाला संख्या है और रेकरिंग वाले संख्या को आप आसानी से जो है भिन्न के रूप में बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा लगातार और फटाफट से अभी 10 क्वेश्चन हम करेंगे और फिर 10 क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम यहां से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहले आप क्वेश्चन देखिए, अपने से आंसर कर लीजिए, वीडियो को रोककर अपने से आंसर कर लीजिए और आंसर करने के बाद फिर वीडियो को चालू कीजिए और अब आज जाके आप आंसर मिलाइए कि आपका जो आंसर है, आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। सही तरीका यही है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जबकि ऑप्शन है √49/64, √81/91, √31/91 और √49/101। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो सब रूट वाला है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया परिमेय, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला वह आपका अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ना, क्या है, √49/64। ऑप्शन नंबर ए √49/64। तो आपको मालूम है 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 64 का वर्गमूल 8 हो गया परिमेय संख्या। यही ना आपका परिमेय संख्या होगा। कितना आसान है, हैं? आप एग्जाम में गलती कर लीजिएगा इस तरीके से, कुछ गलती नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा परिमेय और अपरिमेय का। आइए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां पर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है आपका
√36/√64, दूसरा √1/81, √3/5 और -9/√49। तो पहला जो आपका √36/√64 आपको दिख रहा है, तो आपको मालूम है 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल कितना 8। पड़ी में है, पूछ क्या रहा है, अपड़ी में पूछ रहा है। अच्छा दूसरा देखिए √1/81, 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, यानी यह भी पड़ी में है। हाँ तीसरा देखिए सी नंबर कितना है, सी नंबर आपका जो है √3 अब बट्टा में है 5। देखो रे बाबू नाच, यहां देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अब 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। जा तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही तो अपरिमेय संख्या होगा, यानी यही आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाते रहिए। देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, वीडियो को रोक दीजिए, पहले अपने से बना लीजिए फिर मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, जबकि आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला कहता है √9, अच्छा बताइए तो 9 का वर्गमूल आपको मालूम है 3 होता है। उसके बाद है √20, तो देखिए 20 का वर्गमूल नहीं होता है, √20, 20 का वर्गमूल कितना होगा बताइए तो, 20 का वर्गमूल नहीं हो सकता है। इसलिए जो है यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए 20 को ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के आपको बता रहे हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हो गया 2√5। देखो रे बाबू 5 का वर्गमूल नहीं होगा, जब इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करने पर क्या होगा, अपरिमेय ही ना होगा है। सरल का आलू में निमन का आलू मिला दीजिएगा तो आलू सरिये न जाएगा, कि जो सरल का आलू है वो निमन हो जाएगा, कहीं नहीं हो सकता है। तो अपरिमेय को वैसे ही सरल की तरह मानिए, बस सरल का में जैसे ही निमन का फेंटाया कि वो सर जाएगा बस। तो ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी √20 जो होगा इसका आंसर होगा। अब √20 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो इसका कितना है √25, 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, और डी नंबर ऑप्शन है √49, 49 का वर्गमूल तो 7 होता है, इसलिए यह भी जो है आपका ये सब परिमेय संख्या है, तो √20 जो है अपरिमेय संख्या है। अगला कहता है 2√2 है, अगला क्वेश्चन आपका 2√2 है क्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए परिमेय संख्या होने के लिए आपको क्या चाहिए, जो रूट के अंदर संख्या है उसका पूरा पूरा वर्गमूल चाहिए। तो क्या 2 का वर्गमूल संभव है, 2 का वर्गमूल जो है पूरा पूरा संभव नहीं है, 1.414 ... और भी कुछ आता है। तो यहां पर 2 का वर्गमूल संभव नहीं है, तो जब 2 का वर्गमूल संभव नहीं है तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में 2 से गुना किया गया है, सिंपल। सरल कालू में निमन कालू मिला दिया, तालू सरिये न जाएगा, इसलिए जो संख्या है वह आपका कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में π/2 क्या है, π/2 क्या है, अभी आप जस्ट देखे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में 2 से भाग किया गया है, यानी वही बात फिर से कि निमनका आलू में सरल का आलू मिला दिया है। ठीक है, तो जो आलू होगा वो तो सर जाएगा यानी अपरिमेय हो जाएगा। तो π/2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो π/2 अपरिमेय संख्या है, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है कि π/2 जो है कौन सी संख्या है, आपका अपरिमेय संख्या। π/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। चलिए कोई बात नहीं है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखते देखते अभी आ गया कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता दिए हैं, जब आप ये देख रहे थे उसी समय आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या फिर अपने से कटे, अभाज्य संख्या जो या तो 1 से कटे या फिर अपने से कटे, वही कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो यहां ऑप्शन आपके सामने है 8, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो यह तो आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 9, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, इसलिए 9 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है आपका सी 11। अब देखिए 11 या तो 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा, तो यहां पर जो है आपका अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 11 कौन सी संख्या होगी,
अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, जबकि आपका ऑप्शन है √3 परिमेय है। अरे √3 पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसका, इसलिए वह अपरिमेय है। दूसरा है 2√2 बटा में √2। हाँ समझिए, देखिए 2√2 बटा में है √2, तो देखिए यहां पर √2 से √2 कट गया ना, √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया 2। अब बताइए 2 कौन सी संख्या है, परिमेय है ना, यही ना आपका आंसर होगा। 2 एक परिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है 4 + √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है और उसमें आप 4 जोड़ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, सड़े हुए आलू में अच्छे आलू को मिला रहे हैं, इसलिए जो आलू होगा वो सड़ जाएगा। तो 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और अगला आपका है √6 का भी वर्गमूल नहीं होता, इसलिए वह भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन देखिएगा √7 यानी 7 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, अपरिमेय। दूसरा √2 बटा √5, न 2 का वर्गमूल होता है, न 5 का वर्गमूल होता है, यह भी आपका अपरिमेय। √3 बटा √7, न 3 का वर्गमूल न 7 का वर्गमूल, यह भी आपका अपरिमेय। और अगला है √75 बटा √48। समझिए इसको, √75 बटा √48, 75 बटा में √48। ध्यान दीजिएगा, यदि 3 के पहाड़ा से देखा जाए तो 3 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो 25 और 3 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो 16, यानी हो जाएगा आपका √25 बटा में √16। अब 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यानी हो गया 5/4। देख लीजिए पूरा वर्गमूल हो गया। तो जब पूरा वर्गमूल हो गया यानी यह कौन सी संख्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो अब बाकी बचे क्वेश्चन 7, 8, 10 क्वेश्चन तो देख ही लिए। बाकी परिमेय और अपरिमेय का बचा हुआ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको यहां भी दिखेगा और इन 10 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इतना ही पढ़िए, खत्म नहीं होने वाला है, इसका एक क्लास और आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और एकदम विश्वास के साथ हम आपको कहते हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूं ही जुबानी एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बनाइएगा। ठीक है, तो ऐसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा साथियों। जो 10 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे का कंसेप्ट को लेकर। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में तो कभी कमी नहीं कीजिए आप। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।